हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, मापन और मूल्यांकन का जो मैंने पार्ट फर्स्ट था ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, आप जाकर के देख सकते हो। और इस वीडियो में मैं उसी का मापन और मूल्यांकन का पार्ट सेकंड बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो मापन और मूल्यांकन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो है आपका पार्ट सेकंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बात करेंगे ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के बारे में। तो जो ब्लूम है, ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण सन 1956 में इनका पूरा नाम जो था, उनका नाम है बेंजामिन एस ब्लूम। इनका पूरा नाम क्या है? बेंजामिन एस ब्लूम। ठीक है, तो बेंजामिन एस ब्लूम इनका पूरा नाम है। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्य को 3 घटकों में वर्गीकृत किया है। इन्होंने ये बताया कि जो बच्चा जो होता है, विद्यार्थी के जो व्यवहार में परिवर्तन है, उसको 3 घटकों के माध्यम से जांचा जा सकता है। ठीक है, 3 घटकों के माध्यम से उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, वो है आपका ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोचालक या क्रियात्मक क्षेत्र। तो ये कब इन्होंने दिया था? 1956 में दिया था। और इनका पूरा नाम क्या है? बेंजामिन एस ब्लूम इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने 3 उद्देश्य बताए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक या क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक का मतलब क्या है? ज्ञानात्मक जो होता है, ज्ञानात्मक क्षेत्र बच्चे की बौद्धिक क्षमता के विकास, बौद्धिक योग्यता के विकास, इससे संबंधित होता है कि बच्चे की मानसिक क्षमताओं का विकास कहाँ तक हो चुका है। तो वो किस में आता है? आपके ज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। भावात्मक क्षेत्र में क्या आता है? बच्चे की रुचियों का विकास, बच्चे की अभिवृत्ति का विकास, बच्चे के अंदर कौन कौन से मूल्यों का विकास हुआ है, वो आपके भावात्मक क्षेत्र में आ जाता है। इसके अलावा मनोचालक के क्रियात्मक क्षेत्र में बच्चे की शारीरिक और जो गतिक प्रक्रिया होती हैं, उनका विकास कहाँ तक हुआ है, वो आपका किस में आ जाता है? मनोचालक क्षेत्र या क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो अब हम बात करेंगे ज्ञानात्मक क्षेत्र। ज्ञानात्मक क्षेत्र को ब्लूम ने फिर से कितने भागों में बांट दिया था? फिर से ब्लूम ने इसको 6 भागों में बांट दिया था। सरल से जटिल की ओर जो चलते हैं। ठीक है, इनका जो क्रम कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि इनका क्रम क्या है। तो इनका क्रम है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इसी क्रम से आपको याद करना है, सरलतम से जटिलतम की ओर है ये। ठीक है, यही क्रम आपको याद करना है। कभी कभी तो ये उल्टा कर देता है, ऑप्शन में आपको उससे क्रम भी लगवा लेगा। तो क्रम लगवाने के लिए आपको याद करना है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि विश्लेषण पहले आता है या संश्लेषण पहले आता है। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, आप अगर इंग्लिश में इसको याद कर सकते हो तो आप देखो, विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस और संश्लेषण का मतलब होता है सिंथेसिस। तो बताओ, ए पहले आता है या एस पहले आता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि ए पहले आता है, तो इसीलिए जो एनालिसिस यानी विश्लेषण जो होगा वो पहले आएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम बात करेंगे एक एक करके इन सभी चीजों के बारे में। ज्ञान क्या होता है, बोध क्या होता है, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन क्या होता है। तो आइए अब समझते हैं कि ज्ञान का मतलब क्या होता है। देखो, पहला जो स्तर है इसमें ज्ञान है। ज्ञान का मतलब ये होता है, ज्ञान में आपके 2 तत्व आ जाते हैं। 2 तत्व आते हैं, आपका स्मरण करना और आप जो भी चीज़ स्मरण कर रहे हो उसको आप रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आप उसको दोबारा से पुनः स्मरण कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम बच्चों को बेसिकली कोई भी चीज़ सिखाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ सिखाते हैं, सिखाने के बाद में ये चेक करते हैं कि वो बच्चे को याद रहा है या नहीं रहा है। ठीक है, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी स्मरण क्षमता का विकास चेक करते हैं। जैसे आपने बच्चे को एक साधारण ब्याज को ज्ञात करने का सूत्र बताया था, फिर आप बच्चों से पूछोगे कि आप बताओ कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। तो आप क्या कर रहे हो, बच्चे की स्मरण क्षमता को देख रहे हो, उसका मूल्यांकन कर रहे हो कि वो बच्चा सीख पाया नहीं सीख पाया। तो वो किसके अंदर आ जाता है? ज्ञान के अंदर या नॉलेज के अंदर आ जाता है। मतलब इसमें हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, मतलब ज्ञान दे करके उसके बारे में पता करते हैं कि बच्चा उसके बारे में बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा है। अब देखो, दूसरा है बोध या कॉम्प्रिहेंशन। बोध या कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बच्चा जो भी चीज़ सीखा है उसकी व्याख्या कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। उसकी व्याख्या करता है बच्चा। ठीक है, व्याख्या करके उस चीज़ को समझता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो भी चीज़ सीखा है इसमें उसकी व्याख्या करता है। ठीक है, तीसरी चीज़ है क्या? अनुप्रयोग। व्याख्या करने के बाद में मतलब उसने क्या, जो भी चीज़ सीखी, सीखने के बाद में उसकी व्याख्या कर ली अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद में उसको प्रयोग करेगा, मतलब समस्या का समाधान करने के लिए उस चीज़ का प्रयोग करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि बच्चे को सबसे पहले ये सिखाया गया कि उसकी जो साइकिल कैसे ठीक होती है। ठीक है,
तो बच्चे को साइकिल करना ठीक करना सिखाया गया, एक बार उसको सिखा दिया गया, फिर बच्चा क्या करेगा, खुद से उसकी व्याख्या करेगा, खुद से एक बार ठीक करेगा, खुद से ठीक करेगा। पहले सिखाया गया, फिर खुद से ठीक करेगा, तो व्याख्या कर रहा है, ठीक है। खुद से ठीक करने के बाद में फिर जब क्या करेगा, दूसरे की, मान लो कोई अब वो सीख गया अच्छी तरीके से, फिर अगर उसके मान लीजिए कहीं पे वो वर्क करता है, उसकी वहां पर साइकिल करवाने के लिए, कोई ठीक करवाने के लिए कोई भी कस्टमर आता है, तो क्या करेगा, वहां पर उसका अनुप्रयोग करेगा, ठीक है। इसके बाद देखो, अनुप्रयोग मतलब उसको ठीक करेगा। अब विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब यह है कि जितनी भी जानकारी उसने ली है, जितनी भी जानकारी उसने ली है, उसको क्या करेगा, विश्लेषण का मतलब होता है छोटे छोटे तत्वों में तोड़ना, ठीक है। उसको तोड़ करके देखेगा, उसको तोड़ करके क्रमबद्ध करेगा, ठीक है, तोड़ करके क्रमबद्ध करेगा, इकट्ठा मतलब एक क्रम से लगाएगा, कि मतलब क्रमबद्ध करने का मतलब यह है कि उसको और मजबूती प्रदान करेगा, ठीक है। फिर है संश्लेषण, अब जो भी चीज टूटी हुई थी उसको क्रमबद्ध करेगा, क्रमबद्ध करने के बाद में उसका अमूर्तीकरण कर देगा, मतलब बहुत स्मॉल में बना लेगा, बहुत छोटा बना लेगा, ठीक है। बहुत बड़ी चीजें थी, जो भी अनावश्यक तत्व थे विश्लेषण में, जो भी अनावश्यक, जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं थी उसको अलग कर दिया, जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन थी उसको इकट्ठा करके उसने क्या कर लिया, संश्लेषण कर लिया। मतलब संश्लेषण का मतलब होता है इकट्ठा करना, विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेगा, इकट्ठा करने के बाद में क्या करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा कि वो चीज़ अभी तक जो मैंने इकट्ठी की है वो चीज़ मेरी आगे के लिए उपयोगी है या नहीं है। तो ये चीज़ हो गई आपकी ज्ञानात्मक क्षेत्र में। ये किसने दिया था, ये इसका जो वर्गीकरण किया था वो ब्लूम ने किया था। अब हम बात करेंगे भावात्मक क्षेत्र के बारे में। तो अब हम समझेंगे भावात्मक क्षेत्र के स्तरों के बारे में। भावात्मक क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि बच्चे की अभिव्यक्ति का विकास, बच्चे की रुचियों का विकास, बच्चों में मूल्यों का विकास कितना हुआ है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो भावात्मक क्षेत्र के 5 स्तर हैं: आग्रहण, प्रतिक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन, स्वाभाविकरण, या इसको हम कहते हैं चारित्रीकरण। चारित्रीकरण भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजेशन, ठीक है। अब इसकी भी जो ये प्रक्रिया है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, मतलब सरलतम से जटिलतम की ओर है। तो सरलतम क्या है, आग्रहण, फिर प्रतिक्रिया, फिर अनुमूल्यन, फिर संगठन, फिर स्वाभाविकरण। अब समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। आग्रहण का मतलब होता है आपको सबसे पहले कोई भी चीज़, कोई आपके सामने उद्दीपक रखा जाएगा, उद्दीपक को देख करके आप उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लोगे। जैसे आपको कक्षा में सिखा दिया गया कि आपको ये यातायात के नियम होते हैं, यातायात के नियमों के बारे में आपको कक्षा में सिखा दिया गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अगली जो होगी आपकी, अगला स्टेप जो होगा प्रतिक्रिया होगी। जैसे आप फिर क्या कर रहे हो, रास्ते में जा रहे हो मान लीजिए, तो रास्ते में जब जाओगे तो आपके सामने कोई भी व्हीकल्स आ रहे हैं, तो आप वहां पर क्या करोगे, प्रतिक्रिया दोगे, वो उन यातायात के नियमों का पालन करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद है अनुमूल्यन, वैल्यूइंग। वैल्यूइंग का मतलब ये होता है कि बच्चा क्या करता है, उसको एक तरीके से मूल्य बना लेता है, मतलब वो समझने लगता है कि समाज आपको तभी अच्छा मानेगा जब आप इन नियमों का पालन करोगे। तो वो क्या करता है, एज ए मूल्य अपने अंदर निर्धारित कर लेता है उस चीज को, ठीक है। जैसे अगर आप यातायात के नियमों का पालन नहीं करोगे तो आपको दंडित किया जाएगा, तो एक तरीके से मूल्य बन गया, ठीक है, उसने अपने अंदर उतार लिया। फिर है संगठन। संगठन का मतलब ये होता है, वो क्या करता है, उसके अंदर उसके सामने जब समस्याएं आती हैं तो समस्याओं को हल करने के लिए कई सारी इंफॉर्मेशन उसके पास में होती है, तो वो असंगठित रूप में होती है कि वो ये समझ नहीं पाता कि मैं किसके द्वारा इस समस्या को हल करूं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है, तो वहां पर क्या करता है, वो जो भी उसकी वैल्यूड इंफॉर्मेशन होती है, जो भी उसको लगता है कि इसके द्वारा मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं, तो उसका वो संगठन कर लेता है, उनको इकट्ठा कर लेता है। फिर है स्वाभाविकरण, मतलब उसके बाद क्या करता है, जब उनको उसने इकट्ठा कर लिया, फिर क्या कर लेता है, उसको अपने चरित्र में उतार लेता है। मतलब यह है कि चरित्र में उतारने का मतलब यह है कि अब वो जब भी उसके सामने समस्या आएगी उस चीज़ की, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को वो कभी नहीं बोलेगा, तुरंत उस समस्या का समाधान कर देगा, उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने क्या कर लिया, उसका स्वाभाविकरण कर लिया, वो उसके स्वभाव में आ गया है, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे आपको ये देखते हो कि जब आप साइकिल चला रहे हो तो आप के सामने जैसे ही वाहन आता है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होती कि मुझे ब्रेक लगाना है, आपका ब्रेक अपने आप लग जाता है, अपने आप सोचते नहीं उस चीज़ के बारे में। तो वो आपने क्या कर लिया, उस चीज़ का स्वाभाविकरण कर लिया, चरित्रीकरण कर लिया। तो ये चीज़ हो गई आपके भावात्मक क्षेत्र के
जो भी स्तर थे मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट आपका बचा है मनोचालक क्षेत्र या क्रिया। तो देखिए अगला जो क्षेत्र है वो है मनोचालक या क्रियात्मक क्षेत्र। इसको भी 5 स्तरों में बांटा गया है: प्रत्यक्षीकरण, मनोस्थिति, निर्देशित प्रतिक्रिया, कार्य कौशल, जटिल एवं बाह्य व्यवहार। ये भी सरलतम से जटिलतम की ओर दिया गया है, आपको इसको क्रम वाइज याद करना है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है किसी भी वस्तु को देख करके एनालाइज करना, उसको केवल देखना, उसका प्रत्यक्षीकरण करना, उसको देख करके समझना, क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण करना कहलाता है। इसके अलावा देखो मनोस्थिति। मनोस्थिति का मतलब है कि आप उस कार्य को करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हैं या नहीं हैं, ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा मनोस्थिति। ठीक है, जैसे मैं मान लूं फॉर एग्जाम्पल आपने क्या देखा, आपने किसी को कार संभालते हुए देखा, आपने केवल देखा, प्रत्यक्षीकरण किया, आपने उसको देखा कि वो कैसे सही कर रहा है, तो वो हो गया आपका प्रत्यक्षीकरण। फिर आपके मन में आया कि यार मुझे भी ये चीज़ सीखनी चाहिए, तो आपके मन में शारीरिक और मानसिक रूप से आप तैयार हो उस कार्य को करने के लिए, तो मनोस्थिति हो गई आपकी। फिर आपका निर्देशित प्रतिक्रिया। निर्देशित प्रतिक्रिया का मतलब फिर आप गए भाई उसके ऑनर के यहाँ पे, उससे बोला कि सर मुझे ये काम सीखना है, ठीक है, तो काम सीखने के लिए क्या करेगा, आपको वो एक आदमी देगा, उस आदमी से कहेगा कि भाई इसको काम सिखा दे। तो क्या होगा, आप जो है किसी भी पहले क्या करोगे, किसी के निर्देशन में कार्य को सीखोगे, तो वो होगी निर्देशित प्रतिक्रिया। मतलब आप कार्य किसी के निर्देशन में सीख रहे हो, कोई आपको कार्य सिखा रहा है। फिर है कार्य कौशल। कार्य कौशल का मतलब यह है फिर उसके बाद में आप अपने आप उस कार्य को करोगे, मतलब आपके अंदर कार्य की दक्षता आएगी, ठीक है, आप उस कार्य में दक्ष हो जाओगे। फिर है जटिल एवं बाह्य व्यवहार। फिर क्या होगा, फिर आप जो है जब उस कार्य में दक्ष हो जाओगे तो आपके सामने कितनी भी जटिलता समस्या आ जाए, ठीक है, कोई भी कार्य सही करवाने के लिए आ जाए, आप उस कार्य में जब दक्ष हो जाओगे तो आप उस कार्य को आसानी से कर दोगे, पूर्ण दक्षता के साथ करोगे। तो ये आपके 5 स्तर हो गए थे मनोचालक एवं क्रियात्मक क्षेत्र में। ये आपके शारीरिक और मानसिक रूप से संबंधित था, ठीक है। तो ये आपके हो गए ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। 3 थे: भावात्मक, ज्ञानात्मक और मनोचालक क्षेत्र, और सभी के बारे में मैं एक एक करके बता चुका हूँ। और प्रश्न आपका ज्ञानात्मक क्षेत्र से सीटेट में कई बार आ चुका है, आप चेक कर लेना प्रीवियस ईयर पेपर में। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। इसका एक पार्ट मैं अभी आपको और बनाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे मूल्यांकन की विधियों के बारे में, ठीक है, और मूल्यांकनों के प्रतिमान के बारे में, कुछ पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जैसा कि अधिगम के लिए मूल्यांकन, इस तरीके का कुछ क्वेश्चंस आपके बने हैं, तो उन सभी के बारे में हम बात करेंगे एक अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।